दोस्तों, सरकार की तरफ से कुछ किसानों के लिए कुछ पैसा आया था मुआवजे के रूप में, क्योंकि उस गांव में कुछ आपदा आ गई थी और उस आपदा का पैसा बैंक में सरकार ने उनके खातों में, किसानों के खातों में भेजा था। तो एक किसान होता है जिसका नाम बलविंदर होता है, और वो बलविंदर अपनी जो है उसी बैंक के अंदर जाता है पैसा निकालने के लिए। और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उस बैंक मैनेजर से बात करता है, तो बैंक मैनेजर दरअसल उसको ये बात बताता है और कहता है कि इसमें कुछ कागजी कार्रवाई है, उसको पूरा करना पड़ेगा और उसमें 1,000 रुपये का खर्चा आएगा। लेकिन वो जो है उसकी बात से बहुत नाराज़ हो जाता है और कहता है कि सरकार ने हमारे खाते में पैसा भेजा है, तो आप इसका जो है मुआवजा क्यों मांग रहे हो। उसके बाद वो जो है बहुत परेशान हो जाता है और उसके बाद वो सीधा डीएम साहब के पास जाता है। और डीएम साहब जब इस बात को सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमको मेरे साथ में चलना होगा। दोस्तों, उसके बाद वो डीएम साहब उसके साथ में जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इस चीज़ की कल्पना शायद उस बैंक के मैनेजर ने भी नहीं की थी। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। आदाब, नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारा हौसला बना रहे। दोस्तों, चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी दरअसल उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही छोटा सा गांव होता है, उस गांव की ये कहानी होती है और काफ़ी जो है पुरानी ये रियल कहानी है। और इस कहानी में कुछ ऐसा होता है कि दरअसल बलविंदर सिंह जो होते हैं उनकी उम्र तकरीबन इस टाइम 20 साल के आसपास रही थी जब ये कहानी की शुरुआत होती है। और उनके पिताजी थे, तो उनके जो पिताजी थे वो जो है एक बहुत बड़े किसान थे, उनके पास काफ़ी ज़्यादा जायदाद ज़मीनें थीं और वो उस ज़मीन पर काफ़ी अच्छी तरीके से किसानी किया करते थे। और जो बलविंदर होता है वो अपने पिताजी के काम में पूरी तरीके से हाथ बटाता था। इसी दौरान दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि वो अपने खेत में काम कर रहा था, लेकिन तभी कुछ उसके दोस्त उसके पास आते हैं और आने के बाद उससे कहते हैं कि मैं एक सरकारी नौकरी के लिए एक दूसरी जगह पर जा रहा हूँ और वहाँ पर नौकरी का इंतज़ाम है, वहाँ पर हमने बात की है और तू अगर चाहे तो वहाँ पर चल सकता है। यहाँ पर खेत में काम करने से तो अच्छा है कि तेरी ज़िंदगी ही वहाँ पर बदल जाएगी। दोस्तों, उसके बाद वो भी कहीं न कहीं अपने बारे में सोचता है और सोचने के बाद वो अपने माँ-बाप को बगैर बताए ही वहाँ से निकल जाता है उन लोगों के साथ में। और जो भी औज़ार उसके पास खेती-बाड़ी के होते हैं, वो एक अपने दूसरे दोस्त को दे कर के चला जाता है और उसे बता देता है कि हम दरअसल फलानी जगह पे काम करने के लिए जा रहे हैं, सरकारी नौकरी है वहाँ पर। और वो अपने माँ-बाप की इकलौती संतान होता है, लेकिन वो अब फिर भी अपने घर वालों को ये बात नहीं बताता है और वो सीधा वहाँ पर चला जाता है, जहाँ पर उसको काम करना होता है। उसके बाद जब शाम हो जाती है तो उसके घर वाले उसको ढूँढते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता है। तो बगल के खेत में जो काम कर रहा होता है, जब उससे ये बात पूछी जाती है, तो वो दरअसल बता देता है और कहता है कि हाँ, जो है उसने हमको बता कर के गया था कि वो एक फलानी जगह पर काम करने के लिए जा रहा है, कुछ नौकरी का इंतज़ाम था वहाँ पर, इसलिए वो अपने औज़ार हमको दे गया है। उसके बाद दोस्तों वो जब उसका एड्रेस बताता है, तो उसके पिताजी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो वहाँ पर जाने की पूरी तैयारी करने लगते हैं और सोचते हैं कि दरअसल ये हमारी इकलौती औलाद है और जो है हमारे बुढ़ापे का सहारा है, तो इसलिए इसको दूर जाना ठीक नहीं है। उसके बाद वो कुछ अपने दोस्तों को जो है साथ में लेते हैं और लेने के बाद वहाँ पर जाने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन जितने भी लोग वहाँ पर गए हुए थे नौकरी के लिए, तो उसमें किसी की नौकरी नहीं लगती है। लेकिन जो बलविंदर होता है, ये पढ़ा-लिखा होता है, अच्छा खासा होता है, तो इसकी जो है जल निगम में नौकरी लग जाती है। क्योंकि उस टाइम जो है सरकारी नौकरियों का इतना अच्छा क्रेज़ था कि मतलब जो है बहुत ही आसानी से सरकारी नौकरियाँ मिल जाया करती थी। ज़्यादा पढ़े-लिखे ना हो तब भी मिल जाती थीं। तो इस तरीके से उसको नौकरी मिल जाती है और वो अपनी नौकरियों की जो मिलती है उसके जो है जश्न मनाने में पूरी तरीके से खोया हुआ था। इसी दौरान 2 से 3 दिन के बाद जो है उसके पिताजी उसके पास पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद वो जैसे ही अपने पिताजी को देखता है, तो देख कर के वो उनके गले लग जाता है और उनसे कहता है कि पापा जी, बहुत ही अच्छी बात है, खुशखबरी वाली बात है। और बात दरअसल ये है कि मुझे जो है सरकारी नौकरी मिल गई है, मेरा जीवन पूरी अच्छी तरीके से व्यतीत हो जाएगा और जब मेरे रिटायर होने के बाद मुझे पेंशन मिलेगी जिससे कि मेरी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। लेकिन दोस्तों तभी जो उसके पिताजी होते हैं वो उसको समझाने लगते हैं और कहते हैं कि दरअसल तेरी ज़िंदगी तो कट जाएगी, लेकिन मेरी ज़िंदगी कैसे कटेगी? मेरे बुढ़ापे का सहारा तो तू ही है और तू ही मेरी इकलौती संतान है और मेरे पास इतनी ज़्यादा ज़मीन जायदाद है, वो कौन देखेगा? और तू मेरी बात मान, तू ये नौकरी-वोकरी छोड़ दे और तू मेरे घर पर जो है चल और वहीं पर तू अपने काम को अंजाम दे।
हालाँकि वो इस नौकरी को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसके आगे सबसे बड़ी मजबूरी थी उसके माता-पिता और वो उनकी इकलौती संतान था, तो उनकी इस बात को वो मान जाता है और मानने के बाद वो सीधा जो है अपने पिताजी के साथ में अपने घर चला आता है और उसके बाद जो भी उनकी खेती-बाड़ी होती है, वो उस खेती-बाड़ी में उनका पूरी तरीके से जो है सहयोग किया करता था, उनका हाथ बटाया करता था। इस तरीके से धीरे-धीरे उसकी उम्र बढ़ती है और उम्र बढ़ने के बाद दोस्तों उसके पिताजी उसकी शादी कर देते हैं। और जब उसकी शादी हो जाती है उसके बाद भी वो किसानी का काम बहुत ही अच्छी तरीके से किया करता था और वक़्त का पहिया धीरे-धीरे ऐसे ही घूमता रहता है और इस टाइम तकरीबन जो है जो बलविंदर होता है उसकी उम्र तकरीबन 45 साल के आस-पास हो जाती है क्योंकि वक़्त काफ़ी गुज़र जाता है। और वक़्त गुज़रने के साथ-साथ दोस्तों अब कहीं न कहीं वो भी धीरे-धीरे बूढ़ा होता जा रहा था और उसके पिताजी अभी उस दुनिया में थे। तो दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि उस गाँव में अचानक से एक प्राकृतिक आपदा आ जाती है जो कि जिसका नाम बाढ़ होता है। दोस्तों उस गाँव में जब बाढ़ आती है तो उसकी कई एकड़ की जो ज़मीन होती है जिसमें फसल लगी होती है वो सारी की सारी फसल ख़राब हो जाती है। अब उसके सामने बहुत ही बड़ा संकट आ जाता है और संकट ये होता है कि आखिरकार वो अपने परिवार को कैसे चलाए क्योंकि थोड़ी बहुत इधर-उधर से मदद मिलती है, लेकिन पूरी तरीके से उसको मदद नहीं मिल पाती है। उसके बाद वो बहुत परेशान रहने लगता है। तभी दरअसल जो है गाँव के कुछ लोग उसके पास आते हैं और आने के बाद उसे बताते हैं कि सरकार ने कुछ हम लोगों के लिए मुआवज़ा भेजा है, 4000 रुपए प्रति प्रति एकड़ के हिसाब से। दोस्तों उसके बाद वो बताते हैं कि बैंक अकाउंट में जो है पैसा आ गया है, उस पैसे को निकाल लिया जाए। तभी वो जाता है बैंक में और ब उनसे मैनेजर साहब से कहता है कि दरअसल जो सरकार ने हमारे लिए पैसा भेजा है, उस पैसे को निकाल दीजिए। तो वो जो बैंक मैनेजर होते हैं, वो कहते हैं कि दरअसल कुछ कागज़ी कार्रवाई है और वो आपका खाता भी होल्ड पर लगा हुआ है, तो उसके लिए जो है आपको 1000 रुपए देने पड़ेंगे, तभी जो है आपका पैसा जो है वो निकल पाएगा। लेकिन वो पैसा देने से साफ-साफ इनकार कर देता है और कहता है कि दरअसल सरकार ने ये पैसा हमारे लिए भेजा है, तो आप इसमें रिश्वत क्यों माँग रहे हो? लेकिन वो इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो उनको जो है धक्के मार करके उस बैंक से बाहर निकाल देता है और उस बलविंदर को बहुत ही ज़्यादा इस बात पर गुस्सा आता है और गुस्सा आने के बाद दोस्तों वो करता भी तो क्या करता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और सोचता है कि अगर डीएम साहब ने हमारा साथ दे दिया, तो ज़रूर इसके ऊपर कोई न कोई कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों उसके बाद वो जाता है सीधे डीएम साहब के पास और डीएम साहब के पास जाने के बाद वो अपनी पूरी कहानी बताता है और कहता है कि उन्होंने बताया था कि आपका खाता होल्ड पर रख दिया गया है और जितने भी किसानों का पैसा उसमें आया है, वो पैसा तभी मिलेगा जब आप लोग 1-1 हज़ार रुपए दोगे। दोस्तों इसके बाद जब डीएम साहब इस पूरी कहानी को सुनते हैं, तो वो भी परेशान और हैरान हो जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि तुमको मेरे साथ में कल चलना होगा उसी बैंक में और लेकिन मैं अपना हुलिया पूरा चेंज कर लूँगा। लेकिन आपको वहाँ पर ये बिल्कुल भी मत नहीं बताना है कि ये डीएम साहब हैं। दोस्तों उसके बाद वो पूरे बनाए हुए प्लान पर अगले ही दिन वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद उससे जो है कहते हैं कि सबसे पहले जो बलविंदर होता है वो उनसे कहता है कि मैनेजर साहब जो है वो पैसे हमारे आप निकाल दीजिए। तो मैनेजर साहब जो है उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखने लगते हैं और कहते हैं कि तेरी समझ में अभी तक नहीं आया है, कल तुझको मैंने यहाँ से भगाया था और फिर भी तू आज यहाँ पर आ गया है। तभी जो डीएम साहब उनके साथ में होते हैं जो अपना पूरा भेष चेंज करके गए थे एक किसान के रूप में, तो वो उनसे कहने लगते हैं मैनेजर साहब से, कहते हैं कि दरअसल जो है ये हमारे बड़े भाई हैं और ये पूरी बात आपकी समझ नहीं पाए थे, तो इसीलिए जो है आप पूरी बात हमको बता दीजिए। तभी वो मैनेजर साहब कहने लगते हैं कि दरअसल इसमें कुछ कागज़ी कार्रवाई होती है और उसमें तकरीबन 800 रुपए का खर्चा आता है और अगर इस काम को आप हमको करने के लिए देंगे तो हम 1000 रुपए आपसे लेंगे और आपका पूरा पैसा निकाल देंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों तभी वो डीएम साहब मुझसे कहने लगते हैं कि पहली चीज़ तो ये है कि जब सरकार कोई पैसा भेजती है तो आप लोग जो है लोगों के सेवक हैं, आप लोगों को एक भी पैसा नहीं लेना चाहिए और यही कानून है, यही कायदा है कि जो है आप पैसे बिल्कुल भी किसी से नहीं ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों तभी जो है इस बात को सुन कर के वो जो है जो बैंक मैनेजर होता है, वो बहुत ही ज़्यादा आग बबूला हो जाता है और आग बबूला होने के बाद दोस्तों वो अपने और कैशियर लोगों को, कर्मचारियों को बुलाता है और उसके बाद उनको दोनों को धक्के मार करके वहाँ से बाहर निकालने लगता है। और जब उन दोनों को बाहर निकाल दिया जाता है तो दोस्तों उसके बाद कुछ लोग उनके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करते हैं। तभी जो है डीएम साहब अपनी जेब से आई कार्ड निकालते हैं और आई कार्ड निकालने के बाद दिखाते हैं और कहते हैं कि कोई भी हमारे आगे बढ़ने की हिम्मत मत करना उससे पहले कि ये आई कार्ड देख लो। तभी दोस्तों जो बैंक मैनेजर होता है वो जब उसकी नज़र उस आई कार्ड के ऊपर पड़ती है, जब उसमें वो पढ़ता है कि अरे ये तो यहाँ के डीएम साहब हैं। दोस्तों उसके बाद उसके पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं होता है और वो जा कर के उनके पैरों में गिर जाता है और उनसे माफ़ी माँगने लगता है।
और कहता है कि दरअसल जो है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, जो है हमको माफ़ कर दीजिए और हमको आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था और हमको इस बात के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, वरना आपके साथ हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते। दोस्तों तभी वो डीएम साहब कहते हैं कि आपने जो है गुनाह किया है और इस गुनाह की सज़ा तो आपको मिलेगी ही और ये पैसे तो आपको सभी को देने ही पड़ेंगे और साथ में इसकी सज़ा भी मिलेगी। दोस्तों उसके उसके बाद जो है उसको जो है उसके खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई होती है, वो विभागीय कार्रवाई उसके खिलाफ की जाती है और साथ में डीएम साहब जो है उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी वजह से जो है आपने ये चीज़ बता दी तो कम से कम जो है ये गुनहगार जो था वो पकड़ा गया। लेकिन तभी जो बलविंदर होता है वो बलविंदर डीएम साहब का शुक्रिया अदा करता है, कहता है कि नहीं सर, आपकी वजह से जो है हम लोगों को पैसे मिल पा रहे हैं, वैसे तो ये पैसे किसी को देने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं था। तभी दोस्तों वो डीएम साहब वहाँ से चले जाते हैं और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जो है आदेश दे देते हैं। और वहाँ से जाने के बाद दोस्तों वो बलविंदर जो होता है वो अपने पैसे निकाल करके वो सीधा अपने घर चला जाता है। तभी बैंक में कुछ और लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं जो इस चीज़ को देख रहे थे, तो उसकी बहुत ज़्यादा वाहवाही करते हैं। फिर ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और फैलने के बाद जो गांव वाले होते हैं वो उसको बहुत ज़्यादा इज्जत और सम्मान के साथ देखने लगते हैं और कहते हैं कि हमारे गांव में अगर कोई पढ़ा लिखा और अधिकारियों से बातचीत करने वाला है तो वो बलविंदर ही है। उसके बाद उस गांव में बलविंदर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें होने लगती है और सारे गांव वाले अपना अपना पैसा निकाल लाते हैं, कोई उनको पैसा भी नहीं पड़ता है। और उसके बाद गांव वाले ये जो है सर्वसम्मत से फैसला लेते हैं कि ये हमारे जो है गांव का बहुत ही अच्छा आदमी है बलविंदर, तो क्यों ना जो है इसी को जो है हम अपने गांव का सरपंच बना दें। लेकिन पहले तो वो इस बात से जो है राज़ी नहीं होता है, लेकिन उसके बाद गाँव वाले उसको मना लेते हैं और मनाने के बाद वो इस बात के लिए राज़ी हो जाता है और फिर उसको गाँव का सरपंच बना दिया जाता है। और दोस्तों सरपंच बनाने के बाद वो जो गाँव के जो भी छोटे-मोटे काम होते हैं वो उन काम को जो है अधिकारियों तक पहुँचा दिया करता था। दोस्तों इस तरीके से जो है उसके जो है काम बहुत अच्छी तरीके से हुआ करते थे। ये सारी चीज़ों को देख कर के जो उसके पिताजी होते हैं बलविंदर के, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसको अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि तुझको मैंने उस दिन जो है नौकरी करने नहीं दिया था। तो वो कहता है, नहीं पिताजी, इसमें कोई रोने की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो हमारी किस्मत में लिखा था वही हमारे साथ हुआ है और आपके अभी बुढ़ापे का सहारा जो है मुझे ही बनना था, तो वो मैंने जो है अपने फ़र्ज़ को निभाया है और इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी और ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प कहानी है और रियल कहानी है। दोस्तों इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस कहानी से जो है क्या सीख मिली वो भी ज़रूर ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बख़ैर।